नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे सागर मेहता जी ने भेजी है, जो कि सूरत गुजरात के रहने वाले हैं। ये कहानी एक भूतिया बंगले की है। दोस्तों, आज मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। पहला भाग अगर अब तक आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर सुन लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भूतिया बंगले का दूसरा भाग। सविता को सामने देखते ही तान्या बेहोश हो गई। तकरीबन आधे घंटे बाद जब तान्या को होश आया तो देखा सुभद्रा जी और राजीव उसके पास ही बैठे थे। क्या हुआ तान्या, तुम बेहोश कैसे हो गई और ऐसा क्या देख लिया था तुमने? राजीव ने तान्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो सविता यहीं इसी जगह खड़ी थी, तान्या ने घबराते हुए कहा। तान्या, सविता मर चुकी है, तुम्हारा वहम है ये सब। उस बूढ़ी औरत की बात को तुमने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है। तुम आराम करो, राजीव ने कहा। चलो बेटा, इसे यहाँ सोने दो, हम नीचे चलते हैं, सुभद्रा जी ने कहा। दोनों रूम से निकलकर बाहर आ गए। बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, सुभद्रा जी ने सीढ़ियाँ उतरते हुए कहा। देखो माँ, अगर सविता और भूत प्रेत के अलावा कोई बात हो तो ही मुझसे करना। अब मैं इन सब के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, राजीव ने गुस्से में कहा। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। और सुभद्रा जी गुस्से में चली गई अपने कमरे में। ये सब उस बूढ़ी औरत की वजह से हो रहा है। उसी ने इन लोगों के दिमाग में भूत प्रेत का कीड़ा डाला है, राजीव ने मन में सोचा। यहाँ डॉक्टर आहूजा अपनी लैब में सविता की बॉडी को चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो फिर से अपने काम में लग गए, पर फिर से उन्हें वही महसूस हुआ कि पीछे कोई है। पर जब उन्होंने फिर से पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। आहूजा जी ने पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगे। तभी उनके पीछे गर्दन पर किसी की सांसों को उन्होंने महसूस किया, जैसे कोई उनके बिल्कुल नजदीक खड़ा हो। वो बुरी तरह डर गए और मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। लगता है मुझे घर जाकर आराम करना चाहिए, डॉक्टर आहूजा मन ही मन बुदबुदाए। वो जैसे ही लाइट ऑफ करने वाले थे कि उन्हें कुछ गिरने की आवाज आई। देखा तो सविता की बॉडी के स्ट्रेचर के पास चाकू गिरा था। अब उन्हें डर लगने लगा था। धीमे कदमों से वो आगे बढ़े। उन्होंने चाकू उठाया और ऊपर रख दिए। फिर जैसे ही उनकी नजर स्ट्रेचर पर पड़ी, वो घबरा के पीछे गिर पड़े। उन्होंने फिर हिम्मत की और खड़े हुए और स्ट्रेचर की ओर देखा। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, क्योंकि स्ट्रेचर पर सविता की जगह उनकी खुद की लाश थी और गले पे रस्सी के निशान। वो कुछ समझे इससे पहले उस लाश की आंखें खुल गई। डॉक्टर आहूजा गिरते संभलते लैब से बाहर भागे और सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़े। तान्या और राजीव चैन की नींद सो रहे थे कि तभी तान्या ने एक आवाज सुनी, तान्या, तान्या। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है, जिसके बाल आगे की ओर हैं। तान्या चीखना चाहती थी, बगल में सोए राजीव को जगाना चाहती थी, पर उसका शरीर मानो बिल्कुल अकड़ सा गया था। वो औरत लगातार उसका नाम पुकारे जा रही थी। तान्या ना तो हिल पा रही थी, ना ही अपनी आंखें बंद कर पा रही थी। उस औरत ने तान्या का गला जोर से दबाया। तान्या को दर्द हो रहा था, वो दर्द से तड़प रही थी कि अचानक उसकी आंख खुल गई।
उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था और वो कांप रही थी। कितना भयानक सपना था। तान्या मन ही मन सोचकर बेड से उठकर बाथरूम की ओर गई। उसने अपना मुंह धोया और जैसे ही खुद को आईने में देखा तो वो डर गई, क्योंकि उसके गले पे किसी के उंगलियों के निशान थे। वो बाथरूम से बाहर निकल गई राजीव को जगाने, पर बाहर निकलते ही उसने देखा कि वो किसी और रूम में है। उसने आसपास देखा तब पता चला कि ये उसका ही रूम है, पर उसके कमरे का हुलिया बिल्कुल बदल चुका था। तभी वहां एक औरत आई। ये मेरे घर को क्या हो गया है और आप कौन हैं? तान्या ने चिल्लाते हुए उस औरत से पूछा, पर उस औरत ने ना ही तान्या की ओर देखा और ना ही उसको कोई जवाब दिया। उस औरत ने अपने पर्स में से मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करने लगी। तभी एक आदमी आया और लोहे का पाइप उस औरत के सिर पर मार दिया। आह! वो औरत चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी और वो आदमी बाहर भाग गया। ये देखकर तान्या भी घबरा गई और वो तुरंत उस औरत के पास पहुंची। उसमें अभी भी जान बाकी थे। तान्या ने औरत को उठाने की कोशिश की, पर तान्या का हाथ उस औरत के आर पार हो गया। तान्या घबरा के पीछे हट गई। वो आदमी वापस आया और उस औरत को उठाकर ले जाने लगा। तान्या भी पीछे पीछे जाने लगी। वो औरत बड़बड़ा रही थी, ये मेरा घर है, तुम इस पे कभी कब्जा नहीं कर पाओगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जो भी यहाँ रहने आएगा मैं सबको मार दूंगी, सबको मार दूंगी। उस औरत को वो पीपल के पेड़ के पास ले गया, जहाँ 4 लोग और मौजूद थे, जहाँ रस्सी बंधी हुई थी। उस औरत के गले में रस्सी लगाई और रस्सी का दूसरा छोर खींचने लगे। थोड़ी देर में उस औरत की लाश पीपल के पेड़ पे झूल रही थी। तान्या उठो, तान्या! राजीव ने तान्या को आवाज लगाई। तान्या ने धीमे धीमे अपनी आंखें खोली। वो अपने ही कमरे में थी। वो तुरंत उठकर आईने के पास गई। उसने देखा वो उंगलियों के निशान अब उसके गले पर नहीं हैं। क्या हुआ तान्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राजीव ने पूछा। तान्या ने हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि उसे खुद पता नहीं चल रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या कोई डरावना सपना। इंस्पेक्टर मनोज अपने कैबिन में बैठे केस के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी सब इंस्पेक्टर विशाल दौड़कर अंदर दाखिल हुए। सर जल्दी चलिए, डॉक्टर आहूजा ने पंखे पर लटककर आत्महत्या कर ली है। क्या? इंस्पेक्टर मनोज चौंकते हुए खड़े हो गए। सब डॉक्टर आहूजा के घर पहुंचे। बेडरूम में आहूजा की लाश लटक रही थी। क्या हुआ था यहाँ पे? मनोज ने नौकर से पूछा। सर, आहूजा साहब जब घर आए तो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने खाना खाने से भी मना कर दिया। देर रात मैं अपने घर चला गया। जब सुबह आया तो देखा, और नौकर रोने लगा। सर यहाँ आइए, इंस्पेक्टर विशाल ने मनोज को बुलाया। क्या हुआ, कुछ सबूत मिला? सर ये आत्महत्या नहीं, खून है, विशाल ने कहा। क्या? ये तुम कैसे कह सकते हो विशाल? मनोज ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। सर पूरे रूम में कहीं पे भी टेबल नहीं है, तो फिर डॉक्टर आहूजा ने खुद को फांसी लगाई तो कैसे? विशाल ने कहा। हाँ ये बात तो सही है तुम्हारी। अभी दूसरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर लाश का पंचनामा करा दो और डॉक्टर साहब के फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दो। तब तक मैं नीचे जाकर वॉचमैन से पूछताछ कर लेता हूँ। यहाँ तान्या किचन में खाना बना रही थी कि तभी ओवन अपने आप चालू हो गया। वो डर के पीछे हो गई। थोड़ी देर में ओवन अपने आप बंद भी हो गया। तान्या ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और अपने रूम में चली गई। रूम में जाके देखा तो सुभद्रा जी बेड पर बैठे बाहर पीपल के पेड़ को देखे जा रही थी। क्या हुआ माँ जी? तान्या ने पास में बैठते हुए पूछा।
कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बहुत याद आती है उसकी। बहुत ख्याल रखती थी मेरा। पता नहीं किसने उसे मार दिया, सुभद्रा जी ने कहा। हाँ माँ जी, सविता के बिना घर सूना सूना लगता है। तान्या की आंखें नम हो गई। एक बात बताऊं माँ जी, मुझे ऐसा लगता है इस घर में कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई देख रहा है। तान्या कुछ बोलती कि रूम के दरवाजे के पास से आवाज आई, बेटा दोपहर के 1 बज गए हैं, खाना नहीं खाना क्या? तान्या ने मुड़कर देखा तो वहां सुभद्रा जी खड़ी थी। तान्या डर गई। उसने अपनी बगल में देखा तो वहां कोई नहीं था। वो डर गई और सोचने लगी कि अब तक वो किससे बातें कर रही थी। तान्या सुभद्रा जी से चिपककर रोने लगी। सुभद्रा जी ने तान्या को बिठाया। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? सुभद्रा जी ने पूछा। माँ जी, मुझे इस घर में नहीं रहना है। कल से मेरे साथ अजीबो गरीब हादसे हो रहे हैं। तान्या ने रोते हुए अब तक की सारी बातें बता दी। तान्या की बात सुनकर सुभद्रा जी के माथे पे चिंता की लकीरें उभर पड़ी। इंस्पेक्टर मनोज और विशाल दोनों फॉरेंसिक लैब की फुटेज चेक कर रहे थे। ये देखो, डॉक्टर आहूजा ने कुछ देखा, सविता की लाश के पास, और पीछे हट गए और वहां से भाग गए। चलो लाश के पास जाकर उसे चेक करते हैं, मनोज ने विशाल से कहा। दोनों ने पूरी लैब चेक कर ली पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर मनोज ने कहा, विशाल ये देखो, आज 3 दिन हो गए हैं सविता को मरे हुए, लेकिन उसकी लाश में ना ही अकड़न है ना ही लाश सड़ रही है। ये केस दूसरे केस जैसा नहीं है। सविता की लाश का 10 फीट ऊपर लटकना, आहूजा सर की मौत, हो ना हो विशाल, ये सब उस आशीर्वाद बंगलों से ही जुड़े हुए हैं। मुझे भी यही लगता है सर कि ये काम किसी इंसान का नहीं, विशाल ने कहा। पर मनोज ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। एक काम करो, उस आशीर्वाद बंगलों की कुंडली निकालो। पहले कौन रहता था, सब कुछ। अब तो जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा, मनोज ने कहा। शाम हो चुकी थी। तान्या किचन में थी कि फिर से ओवन चालू हो गया। तान्या घबरा गई। फिर उसने देखा ओवन के अंदर कुछ घूम रहा है। तान्या ने डरते डरते उस ओवन का दरवाजा खोला और अंदर की चीज देखते ही बाहर भागी। ओवन में खून से लथपथ राजीव का कटा हुआ सर था जो गोल गोल घूम रहा था। क्या हुआ? सुभद्रा जी अपने कमरे से बाहर दौड़ते हुए आई। माँ, वो राजीव ओवन में, इतना बोलकर वो रोने लगी। चलो दिखाओ, क्या देखा तुमने? और दोनों किचन में गए। तान्या चौंक गई। ओवन तो खुला था पर राजीव का सर नहीं था। तुमने क्या देखा वो तो बताओ, सुभद्रा जी ने पूछा। तान्या ने रोते रोते सब बता दिया। उतने में राजीव आ गया। दोनों को ऐसी हालत में देख उसने चिंतित स्वर में पूछा, क्या हुआ? और तान्या, तुम रो क्यों रही हो? तान्या राजीव से लिपटकर रोने लगी। राजीव ने तान्या को हॉल में बिठाया। फिर तान्या ने अब तक की सारी बातें बता दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है, राजीव ने कहा। बेटा, इस घर में किसी आत्मा का वास है, तुम मानो या ना मानो, यही हकीकत है, सुभद्रा जी ने कहा। मेरा दिल तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है, पर जो हो रहा है उसे अनदेखा भी तो नहीं किया जा सकता, राजीव ने कहा। सर, आशीर्वाद बंगलों के बारे में सारी डिटेल्स मिल गई, विशाल ने कैबिन में आते हुए कहा। सर, सालों से इस बंगलों में मनोहर, उनकी वाइफ अवनी और उनका बेटा चिंटू रहते थे। मनोहर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुछ सालों बाद अवनी,
मनोहर के भाई आदित्य को ये बंगलो बेचकर चली गई। कुछ सालों के बाद आदित्य की बेटी और बीबी ने आत्महत्या कर ली, तो आदित्य ने इस घर को मनहूस समझकर इस घर को बेच दिया शुभम को। शुभम विदेश में रहता है और साल में 1-2 बार यहाँ आता है। बाद में उसने ये घर राजीव और तान्या को बेच दिया। अच्छा, इससे तो कुछ साबित नहीं होता विशाल। मुझे तो राजीव और उसकी फैमिली पर शक है। बड़ी बेहतरीन तरीके से जुर्म को अंजाम दिया है और भूत वाला एंगल दिखा दिया। एक काम करो विशाल, उस बूढ़ी औरत को कल सुबह ले आओ जिसने कहा था ये भूत का चक्कर है, इंसान का नहीं। जी सर, विशाल ने कहा। रात के 3 बजे सुभद्रा जी को सीने में भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने आंख खोलकर देखा तो उनके ऊपर काली बिल्ली बैठी थी जो उन्हें ही घूरे जा रही थी। सुभद्रा जी ने जैसे ही उसे हटाने की कोशिश की, उस बिल्ली ने सुभद्रा जी पर अपने हाथों से वार कर दिया। बिल्ली के बड़े बड़े नाखूनों के वार की वजह से सुभद्रा जी के चेहरे पर से खून निकलने लगा। सुभद्रा जी चिल्लाने लगी, तान्या, राजीव! राजीव और तान्या दौड़कर नीचे पहुंचे। तब तक बिल्ली चली गई थी। सुभद्रा जी दर्द से तड़प रही थी। क्या हुआ माँ, ये क्या हुआ चेहरे पर? राजीव ने पूछा। वो बिल्ली, काली बिल्ली ने मुझ पर वार किया। माँ जी के चेहरे से बहुत खून निकल रही है राजीव, तुम जल्दी से इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाओ, तान्या ने कहा। तुम भी साथ आ जाओ तान्या, तुम्हारा रात को यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है, राजीव ने कहा। तीनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सुबह 5 बजे जब वे लौटे तो देखते ही हैरान रह गए। राजीव ने तुरंत इंस्पेक्टर मनोज को कॉल किया। सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ, आशीर्वाद बंगलो से। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुम डरे हुए क्यों हो? मनोज ने पूछा। सर, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए यहाँ, राजीव ने कहा। अरे पर हुआ क्या है ये तो बताओ पहले, मनोज ने जोर देते हुए कहा। सर यहाँ पीपल के पेड़ पे किसी आदमी की लाश लटक रही है। क्या? हम अभी पहुंचते हैं, इंस्पेक्टर मनोज ने कहा। थोड़ी देर में पुलिस का काफिला आ पहुंचा। इंस्पेक्टर मनोज ने देखा इस लाश को वैसे ही लटकाया गया है जैसे सविता की लाश को लटकाया था। लाश को नीचे उतारा गया। लाश को चेक करो, कोई आइडेंटिटी मिलती है क्या? मनोज ने विशाल को कहा। अरे सर, ये तो आदित्य है, विशाल ने कहा। पर ये वही आदित्य है, ये कैसे पता चलेगा? मनोज ने पूछा। सर, ये वही आदित्य है क्योंकि इसके ड्राइविंग लाइसेंस पर इसी घर का पता दिया हुआ है, विशाल ने कहा। ओह अच्छा, पर एक बात समझ नहीं आ रही है कि ये यहाँ आया क्यों, वो भी इतनी सुबह, मनोज ने पूछा। सर, आप इसे जानते हैं? राजीव ने कहा। हाँ राजीव, ये घर सबसे पहले इसके भाई का ही था। फिर भाई की मौत के बाद आदित्य ने ये घर अपनी भाभी से खरीद लिया था। वैसे आप लोग इतनी सुबह कहाँ गए थे? मनोज ने पूछा। राजीव ने उन्हें सारी बातें बता दी। लाश का पंचनामा करके भेज दिया गया। सर, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, तान्या ने कहा। क्या हुआ तान्या, कौन सी बात? राजीव ने पूछा। आप सब हॉल में आइए, मैं बताती हूँ। सब हॉल में इकट्ठा हो गए। तान्या ने उन्हें सारी बातें बता दी कि कैसे उसने अपने सपने में किसी औरत का खून होते हुए देखा और कैसे उसे पेड़ पे लटका दिया गया। क्या तान्या जी, आप सपने की बात को सच मान रही हैं? आपने सविता की लाश को लटकते देखा, इसीलिए आपको सपने में भी ऐसा ही दिखाई दिया। उस बूढ़ी औरत ने आप लोगों के दिमाग में भूत की ऐसी बातें बिठा दी है कि इसीलिए आपको ऐसा वहम हो रहा है, मनोज ने कहा। एक काम करो विशाल, उस बूढ़ी औरत को ले आओ। विशाल बूढ़ी औरत को ले आया। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यहाँ दूसरा खून हुआ है। एक बात बताइए,
आप तो बगल में रहती हैं, इतना सब हो गया, आप कहाँ थी? मनोज ने पूछा। सर, ये सो रही थी, विशाल ने कहा। हाँ सर, मैं नींद की गोली खा के सोती हूँ तो मेरी आंखें देर से खुलती हैं, बूढ़ी औरत ने कहा। आपका नाम? मनोज ने पूछा। जी, कामिनी। सर, पर किसका खून हुआ है? कामिनी जी ने पूछा। आदित्य का। आप जानती हैं उसे? पहले वो इसी बंगले में रहता था, मनोज ने कहा। हाँ सर, बहुत घटिया इंसान था। उसने धोखे से इस घर को हासिल किया था। अवनी मुझसे बहुत सारी बातें करती थी, बेटी जैसी थी वो मेरे लिए। उसने बताया था कि आदित्य इस घर को हथियाने के फिराक में है, कामिनी जी ने कहा। अभी कहाँ है अवनी? विशाल ने पूछा। सर, इस आदित्य ने ही अवनी और उसके बच्चे को कहीं गायब कर दिया है। जब मैंने आदित्य से पूछा तो उसने मुझे बताया कि अवनी ने उसे ये घर बेच दिया है और वो पुणे चली गई हैं। तब से लेकर आज तक मैंने अवनी को नहीं देखा, ना ही उसका फोन लगता है। सर, आदित्य ने ही उसको मार दिया है और पेड़ पे लटका दिया है, वैसे ही जैसे सविता की लाश लटकी मिली थी। कामिनी आगे कुछ बोले उससे पहले मनोज ने टोका। अभी आपने कहा कि आदित्य ने कहा कि वो घर बेचकर चली गई हैं और अब आप कह रही हैं उसको मार दिया है। सर, अवनी के जाने के बाद मुझे एक दो बार एक जैसे ही सपने आए जिसमें मैंने देखा कि आदित्य ने उसको पीछे से सर पे मारा और उसको पेड़ से लटका दिया। बाद में चिंटू को भी गले दबाकर मार दिया। क्या? सर, देखा, मैंने अभी आपको जो बताया वही कामिनी जी ने बताया। मुझे भी ऐसे ही सपने आए थे। सर, ये सब अवनी की आत्मा कर रही है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, तान्या ने कहा। अब तो पक्का ये उसी का किया हुआ है। आदित्य की बीवी और उसकी बेटी को भी इस घर में किसी का भास होता था। उन लोगों ने भी खुदकुशी कर ली। बचा आदित्य, वो भी आज मारा गया। सर, इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, ये किसी इंसान का किया हुआ नहीं है, कामिनी जी ने कहा। देखिए, हम इन सब सपनों और भूत प्रेतों में नहीं मानते हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप सब मिले हुए हों और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हों, मनोज ने कहा। देखिए सर, मैं भी आपकी तरह भूत प्रेतों में नहीं मानता, पर दोनों लोगों का एक जैसा सपना आना और ऐसा सब घर में होना, इसको अनदेखा भी नहीं किया जा सकता, राजीव ने कहा। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, ज़रूरत पड़ी तो वापस आएंगे, मनोज ने खड़े होते हुए कहा। विशाल, अपने एक आदमी को इन सब पर नज़र रखने के लिए लगा दो, मनोज ने विशाल को जीप में बैठते हुए कहा। रात के 2 बजे कुछ आवाज़ों की वजह से राजीव की आंख खुली। आंख खुलते ही उसकी चीख निकल गई। पंखे पे सुभद्रा जी लटकी हुई थी, पैर ऊपर और सर नीचे की ओर, जैसे झूला झूल रही हो वैसे ही उनका शरीर झूल रहा था। राजीव की चीख सुनकर तान्या भी जाग गई। उसकी भी डर के मारे चीख निकल गई, माँ जी! वो लोग बेड पर से उठकर बाहर की ओर भागे, पर दरवाजा खुला ही नहीं। सुभद्रा जी अब ठीक उनके सामने खड़ी थी, खुले बाल, सफेद आंखें, सिर में से निकला खून। ये सब देखकर वो दोनों चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनते ही बाहर खड़े हवलदार ने मनोज को कॉल किया। सर, जल्दी आइए, घर में से चिल्लाने की आवाज आ रही है। थोड़ी देर में मनोज और विशाल वहां आ पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया पर किसी ने नहीं खोला। एक बार फिर राजीव और तान्या की चीख सुनाई दी। सुभद्रा जी तान्या पर झपट पड़ी। वो तान्या का गला दबा रही थी और कह रही थी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, ये घर मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है।
राजीव छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर एक हाथ से सुभद्रा जी ने राजीव को एक ओर फेंक दिया। मनोज और विशाल ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा टूटने की आवाज से सुभद्रा जी रुक गई। मौके का फायदा उठाकर तान्या ने सुभद्रा जी को धक्का दे दिया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। दोनों नीचे दौड़कर हॉल में चले गए। क्या हुआ राजीव, तुम लोग चीख क्यों रहे थे? मनोज ने पूछा। सर वो माँ, राजीव ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। मनोज कुछ बोलता कि सुभद्रा जी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा। देखकर मनोज और विशाल भी चौंक गए, क्योंकि सुभद्रा जी उल्टे पैर सीढ़ियों से उतर रही थी। देखिए सुभद्रा जी, आप हमें ये सब करके डरा नहीं सकती, विशाल ने कहा। सुभद्रा जी अभी भी पीठ करके खड़ी थी। फिर अचानक उनका सर पीछे घूम गया। ये देखकर सब डर गए। सुभद्रा जी हंसे जा रही थी और उनका सिर गोल गोल घूम रहा था। हवलदार ये देखते ही बेहोश हो गया। सब बाहर की ओर भागे, पर दरवाजे पर एक छोटे बच्चे की आत्मा खड़ी थी, जो धीमे धीमे उन लोगों के पास आ रही थी। तुम दोनों हो कौन? विशाल ने लड़खड़ाती आवाज से पूछा। वही जिसको तुम सुबह से ढूंढ रहे हो, कॉल डिटेल्स निकालकर, सुभद्रा जी ने हंसते हुए कहा। अवनी? मनोज बोला। हाँ, सही पहचाना। सबको मार दूंगी, जैसे तुम्हारे उस डॉक्टर को मारा, अवनी ने कहा। पर क्यों? डॉक्टर आहूजा को क्यों मारा? उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? मनोज ने पूछा। वो आदित्य का दोस्त था। जिन 4 ने मुझे मिलकर पेड़ से लटकाया था, उनमें से एक आपका डॉक्टर भी था। जब उसने सविता की लाश को देखा तभी डर गया, पर आपके सामने दिखावा किया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उसने जब ये बात आदित्य को बताई तो वो डर गया कि कहीं पुलिस पूछताछ करते करते उसके पास ना पहुंच जाए। फिर दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। आपको ये बता दिया कि सविता के सीने में दिल नहीं है, जिससे आपको ये लगे कि ये काम कोई भूत प्रेत का है और आप ये केस बंद कर दो। उन 4 में से एक डॉक्टर आहूजा भी थे, पर जब उसे पता चला कि डॉक्टर आहूजा की मौत हो गई है, तो वो यहाँ चुपके से आया, पीपल के पेड़ के पास, जहाँ मुझे और मेरे बेटे को गाड़ा गया था। मेरे कंकाल को जलाने आया था वो, पर वो खुद ही मारा गया। अब तुम सब की बारी। दोनों आगे बढ़े जा रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई। रुक जाओ बेटा, जाने दो इन्हें। इन सब ने कुछ नहीं किया है तुम्हारा। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कामिनी जी खड़ी थी। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे अपनी माँ समझा है ना, तो उसी रिश्ते के वास्ते बेटा जाने दो इन लोगों को। ये सब निर्दोष हैं। तुम्हारा बदला अब पूरा हो चुका है। आदित्य मारा गया। अब तुम भी चले जाओ अपने बच्चे को लेकर। कामिनी जी ने रोते हुए कहा। नहीं, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ है। अभी भी वो तीनों जिंदा हैं, जिसने आदित्य की मदद की थी मुझे मारने में, अवनी ने चिल्लाते हुए कहा। हम उन्हें सजा दिलवाएंगे अवनी। वो कौन थे? तुम सिर्फ नाम बताओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, मनोज ने कहा। मनोज की बात सुनकर अवनी शांत हुई। तीनों आदमियों का नाम बताया और बोली, जब तक मेरा और मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। उस पीपल के पेड़ के नीचे हमारा कंकाल है, उसे विधिवत अग्नि दाह दीजिए, हमें मुक्ति मिल जाएगी। इतना बोलते ही पूरे घर में शांति पसर गई। सुभद्रा जी का निष्प्राण शरीर जमीन पर गिर गया। राजीव और तान्या का
रो रो के बुरा हाल हो गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था सुभद्रा जी उन्हें ऐसे छोड़ के चली जाएंगी। पुलिस ने गड़े हुए कंकाल निकाले। उन्हें और सुभद्रा जी को राजीव ने विधिवत अग्निदाह दिया। थोड़े दिनों में पुलिस ने उन तीनों आदमियों को भी पकड़ लिया। तकरीबन 2 महीने बाद, तान्या चलो टेम्पो आ गया, राजीव ने कहा। राजीव ने घर बेच दिया। इस घर ने उनसे उनकी माँ को छीन लिया था। घर को लॉक करके राजीव ने जब मुड़कर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आशीर्वाद बंगलो उनकी जिंदगी में श्राप बन के आया था।